बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फंक्शंस इन एसिडिक मीडियम। तो इसमें हमें ये चीज़ बतानी है कि कौन से वो एंजाइम्स हैं जो कि एसिडिक मीडियम में अच्छा काम कर लेते हैं। तो पेप्सिन वो एंजाइम है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एंड फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, और एसिडिक मीडियम में अच्छा काम करता है। इट इज सिक्रीटेड इन द स्टमक एंड वर्क्स बेस्ट एट अ लो पीएच। ये स्टमक में सिक्रीट होता है। स्टमक में जो भी फूड आता है डाइजेस्ट होने के लिए, उसके अंदर जो प्रोटीनिक फूड होता है वो सब का सब जो है वो पेप्सिन डाइजेस्ट करता है। और पेप्सिन एंजाइम जो है वो, क्योंकि स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, वहाँ पे जो पीएच है वो लो होती है, लिहाजा पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और उनको छोटे छोटे स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। किस तरह से एंजाइम्स जो है वो काम करते हैं और उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको वो कम करते हैं। तो एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी बाय बाइंडिंग टू द सबस्ट्रेट एंड स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। जो भी ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो कि मिडल दरमियान की स्टेज होती है। उस स्टेज पर जो एंजाइम्स होते हैं वो बाइंड हो जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ जाकर और सबस्ट्रेट को स्टेबलाइज कर देते हैं एंड दिस रिड्यूस द एनर्जी नीडेड फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड्स। और उसकी वजह से जो भी सबस्ट्रेट को एनर्जी चाहिए होती है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, आगे मजीद फर्दर प्रोसीजर करने के लिए, वो उस एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, उस एनर्जी को कम कर देता है, लो कर देता है एंजाइम जो है। एंड दे प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे एंड ब्रिंग रिएक्टेंट्स क्लोजर इन द करेक्ट ओरिएंटेशन फॉर रिएक्शन। और एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि चूंकि ये सबस्ट्रेट के साथ जाके बाइंड हो जाता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है, कम कर देता है, और वो जो प्रोसेस हो रहा था वो एनर्जी, उसका जो एक्टिवेशन लेवल है वो कम हो जाता है, और उसके बाद वो उसको उस सबस्ट्रेट को एक ऑल्टरनेटिव पाथवे देता है, एक रास्ता बताता है कि यहाँ इस जगह पर आपने रिएक्टेंट्स के साथ जो है वो रिएक्ट करना है, मिलना है, क्लोज होना है और एक करेक्ट ओरिएंटेशन यानी एक सही रिएक्शन जो है वो करना है। Can't each one speed up many different reactions? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि एंजाइम्स, पहले तो ये बताना है कि स्पेसिफिक क्यों होते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर उसके बाद ये बताना है कि वाई कांट ईच वन स्पीड अप मैनी डिफरेंट रिएक्शन। बहुत सारे डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए हर टाइम जो है वो अलग अलग किस्म के एंजाइम्स जो है वो क्यों इस्तेमाल करने पड़ते हैं। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक बिकॉज देयर एक्टिव साइड हैज अ यूनिक शेप दैट फिट्स ओनली अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। हमें ये चीज़ पहले से भी पता है कि एंजाइम सिर्फ उसी जगह पर जाकर अटैच होता है, उसी सबस्ट्रेट के साथ जाकर जहां पर उसकी शेप जो है वो मैच कर रही होती है। जैसे कि हमने लॉक एंड की मॉडल पढ़ा था और इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो एंजाइम्स होते हैं लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक, ये सब आपको नजर आ रहा होगा राउंड शेप में जो सबस्ट्रेट है, ये एक ऐसे एंजाइम्स के साथ जाकर ये एंजाइम जो है वो ऐसे सबस्ट्रेट के साथ फिट होगा कि जिसके अंदर ये वाली शेप जो है वो यहाँ पर फिट हो जाएगी। तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उनके उस फिट होने की वजह से। इंड्यूस फिट मॉडल में भी इसी तरह से जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम्स के साथ जो है वो फिट हो जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो एंजाइम्स स्पेसिफिक इस वजह से हैं क्योंकि उनकी जो एक्टिव साइट होती है वो साइट जो है वो बताती है कि कौन से एंजाइम ने आकर यहाँ पर अटैच होना है। उसकी शेप जो है वो ये बताती है कि कौन सा एंजाइम, कौन सी शेप का एंजाइम जो है वो यहाँ आकर फिट होगा। सब जो 3D स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये 3D स्ट्रक्चर जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करता है, इस चीज़ को कंफर्म करता है कि सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन, एक ही टाइप का एंजाइम जो है वो आके इस सबस्ट्रेट के साथ जो है वो ज्वाइन हो सकेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम इज इनफ फॉर कैटालाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि एंजाइम की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम चाहिए होती है, यानी बहुत कम मिकदार में एंजाइम जो है वो रिक्वायर होता है और वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को मॉलिक्यूल्स को जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इसका आंसर ये है कि एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं हो रहा होता है, यानी वो इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, बल्कि वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर रहा होता है। दे कैन री यूज रिपीटेडली, और यही एंजाइम जो है वो बार बार एक ही एंजाइम्स बार बार रिपीटेडली जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। अ सिंगल एंजाइम्स मॉलिक्यूल कैन कैटालाइज थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक सिंगल एंजाइम जो है वो थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस जो है वो कर सकता है और कैटालाइज कर सकता है मॉलिक्यूल को। एट आफ्टर कन्वर्टिंग वन सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट्स द एंजाइम्स रिमेन अनचेंज्ड। और अगर एक एंजाइम जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो वो उसके बाद वो एंजाइम जो है वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो रेडी होगा मजीद अगले मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड दिस मेक्स इवन अ स्मॉल क्वांटिटी हाईली इफेक्टिव। और यही वजह है कि बहुत कम क्वांटिटी भी जो है वो बहुत ज्यादा अहम है किसी भी रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड फिट मॉडल द एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, डज इट मीन दैट एनी सबस्ट्रेट कैन अटैच विद दिस फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट, इफ नॉट देन एक्सप्लेन। ये अभी जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा उसमें भी हमने यही चीज जो है वो समझी थी कि, और यहाँ पर भी वो यही चीज पूछ रहे हैं कि इंड्यूस्ड फीड मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि कोई भी सबस्ट्रेट जो है वो अटैच हो जाता है इस फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट के साथ, और अगर नहीं होता है तो आपने उसका रीजन बताना है। In the induced fit model, the active site changes shape slightly to fit the correct substrate. Induced fit model के मुताबिक जो एक्टिव साइड होती है वो अपनी शेप बहुत मामूली सी स्लाइटली जो है वो चेंज करती रहती है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव्स बाइंडिंग बट स्टिल डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपैटिबिलिटी। इम्प्रूव्स बाइंडिंग बट स्टिल डिपेंड्स ऑन केमिकल कंपैटिबिलिटी। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इम्प्रूव करती है बाइंडिंग साइट को, यानी बाइंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन डिपेंड किस चीज पर हो रहा होता है, केमिकल कंपैटिबिलिटी पर होता है। केमिकल कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि कौन सा एंजाइम केमिकली जो है वो कौन से सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा, ये चीज भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ओनली सबस्ट्रेट्स विद द राइट स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कैन इंड्यूस द प्रॉपर फिट। और सिर्फ वही सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होगा एंजाइम्स के साथ जो कि जिसका स्ट्रक्चर ठीक होगा और साथ साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फिट हो सकेंगी, तभी जाके जो है वो इंड्यूस्ड होगा वो और प्रॉपर फिट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी का स्ट्रक्चर स्केच करना है आपने, तो स्केच में हमने सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बनता है। एटीपी बेसिकली एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का एब्रीविएशन है, और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में एडेनिन का मॉलिक्यूल होता है, राइबोस 5 कार्बन शुगर का मॉलिक्यूल होता है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लिंक्ड इन अ चेन। 3 फॉस्फेट इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। एडेनिन का ये जो मॉलिक्यूल होता है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये एडेनिन का मॉलिक्यूल राइबोस 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच होता है, और ये जो 3 फॉस्फेट के ग्रुप हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के साथ लिंक्ड होते हैं। तो इस तरह से 3 फॉस्फेट के ग्रुप राइबोस शुगर और एडेनिन मिलकर एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं। नंबर 12 है नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स। मसल सेल्स में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट बनती है आपने उसका नाम बताना है। द मेन प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। जो मसल सेल्स में मेन प्रोडक्ट बनता है उसका नाम लैक्टिक एसिड है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी भी बनता है, और जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाई अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट एक ऐसा होता है जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, और क्यों उसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है ये आपने बताना है। तो इट इज कॉल्ड द डार्क रिएक्शन बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली।
फोटोसिंथेसिस के एक पार्ट को, एक फेस को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, इसलिए क्योंकि उस पार्ट में, उस फेस में, फोटोसिंथेसिस के उस फेस में लाइट जो है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो रही होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप उस रिएक्शन को अंधेरे में करवा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर करवा रहे हैं जो बहुत डार्क है, बल्कि उसका मतलब ये है कि चूंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो लाइट की मौजूदगी में होता है, तो फोटोसिंथेसिस का एक फेस ऐसा होता है जिसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है डायरेक्टली, तो उस फेस को जो है वो डार्क फेस कहा जाता है या डार्क रिएक्शन कहा जाता है। This stage Calvin cycle use ATP and NADPH from the light reaction to fix कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। और इस स्टेज में, जिसे कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है, ATP और NADPH इस्तेमाल होते हैं फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू फिक्स, लाइट रिएक्शन से जो आते हैं ATP और NADPH, जब लाइट रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में ये बनते हैं, और यही ATP और NADPH जो कि एनर्जी की फॉर्म्स हैं, ये फिक्स करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में। इट कैन अकर इन बोथ लाइट एंड डार्क कंडीशंस एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शंस आर अवेलेबल। ये जो है वो दोनों लाइट रिएक्शन में भी मौजूद होते हैं और डार्क कंडीशंस यानी डार्क रिएक्शन में भी मौजूद होते हैं। जितना जो है वो प्रोडक्ट हमें हासिल करना होता है लाइट रिएक्शन में, जो कि हमें अवेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ फोटोसिंथेसिस एंड एरोबिक रेस्पिरेशन आर इन इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। कैसे फोटोसिंथेसिस और इंटरलिंक्ड हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से इंटरलिंक्ड है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान में जो प्रोडक्ट हासिल होती हैं हमें, वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज हासिल होता है, और यही प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल हो रही होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो रिलीज हो रही होती है, और वाटर रिलीज हो रहा होता है, एंड विच आर रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज स्टोर्ड इन ग्लूकोज। एनर्जी जो है वो सनलाइट से स्टोर होती है ग्लूकोज में बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के जरिए से, एंड रिलीज एज ATP ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान ATP की फॉर्म में। इसको इस तरह से जो है वो ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में यही प्रोडक्ट जो हासिल हुई है, ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे रिलेटेड टू यूनिट नंबर 7 क्लास 9 मेटाबॉलिज्म यूनिट के। मजीद इसी तरह के बुक एक्सरसाइज और लेक्चर्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।